बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे ही ईरान के साथ डील साइन हुई है तो मुख्तलिफ तरफ से मुख्तलिफ बातें आना शुरू हो गई हैं। तो हमने कहा कि इन बातों को एक जगह पे इकट्ठा करके कोई नतीजा अखज़ करने की कोशिश करते हैं। और वो बातें हैं पाकिस्तान के अंदर सार्फिन के लिए गैसोलीन यानी पेट्रोल की कीमतों पर दस्तयाबी और उन कीमतों का तयन, इन दोनों बातों के ऊपर मुख्तलिफ किस्म की बातें आना शुरू हो गई हैं। लेकिन उससे पहले खाकसार ने एक फुलझड़ी छोड़ी थी, वो भी सुन लीजिए। खाकसार ने अर्ज़ किया था कि जैसे ही ये डील अनाउंस हुई है रात 2 बजे जनाब शहबाज शरीफ साहब के हाथों, तो उसके बाद सऊदी अरब का सोशल मीडिया जो मैंने देखा कि पूरी तरह एक्टिव हो गया और उसने जनाब सेलिब्रेट किया। और शहबाज शरीफ साहब और मोहम्मद बिन सलमान साहब हिज एक्सीलेंसी हैं जनाब हज़रत किबला हैं MBS साहब की जो आपस में तस्वीरें हैं उनको धड़ाधड़ शाया करना शुरू किया कि देखो साड़ी वजह नाल सारा कुछ होया, हम इसके पीछे खड़े हुए थे। और मैं समझता हूँ कि बिलाशुबा सऊदी अरब की अगर सपोर्ट ना होती, बर्दाश्त ना होती, सब्र ना होती, तो ये मुआहदा कभी ना पहुंच सकता। सऊदी अरब के पास इतनी पावर थी और अब भी है कि वो ईरान के हमलों के जवाब के अंदर ईरान पे हमला कर सकता। और ये बात आपको जहन में रखनी चाहिए कि मौजूदा सऊदी अरब की जो अफवाज है उनकी ट्रेनिंग ही इस अमर के ऊपर है पहले दिन से कि उन्होंने दुश्मन की टेरिटरी में पहले दिन ही और पहले लम्हे ही दाखिल होके तो कैसे जंग करनी है। अपनी जंग के, अपनी टेरिटरी के ऊपर उनकी जंग का कोई कंसेप्ट नहीं है। अगर आपको याद हो तो ज़रब मोमन जो पाकिस्तान में हुई थी एक्सरसाइज 1989 के अंदर असलम बेग मिर्ज़ा साहब ने मुनक़द की थी, उसके अंदर भी पाकिस्तान ने अपना डिफेंस डॉक्ट्राइन जो था वो बदला था। दिफा से पाकिस्तान अग्रेशन पे गया था और पाकिस्तान ने कहा था कि आइंदा जंग जो होगी वो भारत के अंदर होगी। तो ज़ाहिर हमने ट्रेनिंग दी है ना सऊदियों को, हैं सऊदी फौजियों को, हमारे ट्रेनर गए हुए ना 5000। तो हमारे ट्रेनर बुरे से बुरे ताल्लुकात के दौरान भी सऊदी अरब के अंदर मौजूद रहे हैं जो उनकी फौज को ट्रेन कर रहे होते हैं। तो हमने उनकी भी स्ट्रेटजी बना दी कि पाए सऊदी अरब की सॉइल पे कोई जंग नहीं होगी। तो अगर सऊदी अरब की सॉइल पे जंग नहीं होनी थी और ईरान अगर सऊदी अरब जवाब देता तो इसका मतलब है ईरान की सॉइल के ऊपर जंग होनी थी। और इस डिज़ास्टर को, इस बहुत बड़ी कॉन्फ्लिक्ट को, दो मुसलमान भाइयों के अंदर जंग को अगर रोका है तो वो पाकिस्तान की मिन्नत तरले ने रोका है। और सलाम है जनाब MBS साहब को कि हमने उनकी ठोड़ी को हाथ लगाया तो उन्होंने हमारी मिन्नत तरला मान ली। और फिर मेरा मतलब है शुक्रिया ईरान का भी कि जब हमने कहा कि भाई अब आपने सऊदी अरब की तरफ नहीं आंख उठा के देखना, और अगर देखा तो हमसे कोई बुरा नहीं होगा, ठीक है। तो उसने भी बात मान ली कदरे, अगरचे एक दो वायलेशनें हुई जो कि इतनी बड़ी जंग में हो जाया करती हैं, लेकिन ऑन द होल हमारी बात मानी गई दोनों तरफ से। यूं अरबों और अजमियों के यानी कि अरबों के और फारसियों के बराहे रास्त जंग का खतरा टालने के अंदर है पाकिस्तान के लोगों ने हिस्सा लिया और इसमें कामयाबी हासिल की। खैर ये तो पस मंजर था। तो जब ये जंग शुरू हुई है ना जी, तो उस वक्त पेट्रोल की प्राइसेस 253 रुपए थी और डॉलर जो था वो 275-74 रुपए के ऊपर था, ठीक है। मैं इसको इस हवाले से कैलकुलेट करता हूँ। मैं अमूमी तौर पे देखता रहता हूँ ये जो मोटरसाइकिल बाइकर्स हैं ना, ये मुख्तलिफ मुल्कों में घूमते फिरते हैं और ऊपर उन्होंने बाइक के कैमरा लगवाया होता है। वो जब भी पेट्रोल डलवाते हैं तो फौरी तौर पे बताते हैं कि जी $1 का लीटर उन्होंने डलवाया है। सेंट्रल एशिया घूमा पूरा, जिस बाइकर को मैं फॉलो कर रहा हूँ है वो घूमा सारा, तो 1 लीटर का पूरे सेंट्रल एशिया की 5 रियासतों के अंदर चल रहा है। और उसके बाद जनाब वहाँ से वो इंडोनेशिया, मलेशिया, चाइना, फारिस, जापान तक गया 1 लीटर $1। तो अगर इस फार्मूले को रखा जाए तो जब डॉलर 275 का या 276 का था उस वक्त पाकिस्तान में चाचू रेट कम करते करते 254-253 तक ले आए थे, यानी कि 22-23 रुपए का फर्क था, कम था डॉलर की प्राइस से हमारे यहाँ। और इसीलिए हमारे वुज़रा ये कहते हुए पाए गए कि पाकिस्तान में पेट्रोल इस रीजन में सबसे
सस्ता है इन टर्म ऑफ डॉलर, क्योंकि इंडिया के अंदर 1.1 या 1.2 डॉलर का लीटर है, बांग्लादेश के अंदर भी 1.2 या 1.3 का डॉलर है। इस तरह का इस रीजन में डॉलर से ऊपर ही है। डॉलर पर लीटर पे बिकने वाला पेट्रोल सिर्फ पाकिस्तान के अंदर दस्तयाब था। ठीक है, अब अगर हम उसी फार्मूले को मद्देनजर रखें तो इस बजट के अंदर फ्यूचर की कैलकुलेशन यानी 1 जुलाई से लेके और 1 जुलाई 2026 से लेके 30 जून 2027 तक की कैलकुलेशन अगर हम करें तो उसमें डॉलर को 290 से नीचे रखा जाना है या 290 रखा जाना है, औसतन 290 उसके निर्ख रहने हैं। तो ऐसी सूरत के अंदर अगर हम पिछले वाला फार्मूला अपनाएं, $1 का लीटर और उसमें से अपना कम किया है 23 रुपए कम रखा हुआ है, तो 290 में से 23 करें तो ये तकरीबन कोई 267 के करीब बनते हैं। मैं कहता हूं जी 265 करते हैं। तो 265 जो है मेरी सरिश्त के अंदर, आप इससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं, जंग से पहले की फेयर प्राइस निकलती। ठीक है, अब इससे नीचे दे दें अगर चाचू तो उनकी बड़ी मेहरबानी है, लेकिन 265 रुपए उसकी फेयर प्राइस बनती है। इस वक्त को तकरीबन कोई 375 या 85 के करीब घूम रहा है, तो ये तकरीबन कोई 110 से 120 रुपए का फॉल बनता है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि इधर से टूटी कुमाई गई है, इधर से दस्तखत हुए हैं। तो आप पढ़ाते हैं अपना WTI क्रूड का रेट पढ़ के आ जाते हैं, जो कि अमेरिका और अमेरिकन मार्केट के लिए है, स्वीट क्रूड ऑयल है। ठीक है, हाई क्वालिटी है, लो प्राइस है। जबकि हमारे यहाँ पे ज्यादातर चलता है जो रेट कोट होता है वो ब्रेंट का होता है। ब्रेंट जो होता है वो बरतानिया के अंदर जो ट्रेड सौदे काटे जाते हैं उनका है ब्रेंट जो है वो बरतानिया के अंदर होने वाले सौदों का औसत होता है। और ब्रेंट जो होता है वो हमेशा $5 से $7, किसी जमाने में फर्क $10 का भी होता था, $5 से $7 WTI अमेरिकन क्रूड ऑयल से ज्यादा होता है। क्यों होता है इसका मुझे नहीं पता। अगरचे सिंगापुर ने बड़ी कोशिश की कि वो अरब के तेल की तिजारत को अपने हाथ समेट ले, लेकिन अरबों का लंदन से प्यार ही बढ़ा। यानी सऊदी अरब की रियाज एयरलाइन ने पहली फ्लाइट चलाई है, ठीक है, आजमाइश शुरू कर दिया उसने, तो वो रियाज से लंदन तक की चलाई है। रूट भाई उस रूट के ऊपर पैसेंजर ही बहुत है, तो उन्होंने उस रूट पे चलाई है। रियाज एयर आने लगी है जो कि एमिरेट्स को रिप्लेस करेगी। ठीक है, और अल रियाज जो सऊदी अरब का दारुल हुकूमत है वहां पे उसका हेडक्वार्टर होगा। तो सऊदी अरब कहता है अगर आप UAE में आ सकते हैं गर्मी के अंदर तो फिर इधर आने मौत पैंदी, इधर भी आ जाओ। ठीक है, ट्रांजिट के लिए। तो वो अपना बहुत बड़ा हवाई अड्डा बना के तो उसने जनाब अपनी दुकानदारी खोल ली है। UAE वालों को वैसे भी मार पड़ चुकी है इतनी ज्यादा कि उन्हें उठते उठते देर लगेगी। ठीक है, मोहम्मद बिन नहयान साहब जो हैं उनकी बुर्ज अल खलीफा के साथ और एमिरेट्स के साथ कोई इतनी ज्यादा मोहब्बत नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो लूटी हुई है ना भाई की, कजन की लूटी हुई है ना, औने पौने दामों से माठी थी एमिरेट्स भी और वो भी। तो अपनी तो हाथ चलती नहीं सी, उदी एमिरेट्स फाड़ के भी बंद कर दी जब बड़ा अक्लमंद आदमी है। तो खैर मैं अर्ज कर रहा हूं कि वो जो है ना जी, अल्लाह आपका भला करे। अब वो सऊदी अरब जो है उसने लिहाजा सऊदीया का तेल ज्यादातर उसके सौदे जो हैं वो लंदन में कटते हैं, तो लंदन का मुकाम फिर जरा बुलंद हो जाता है, सिंगापुर पीछे रह जाता है। तो फिर रेट जो निकालता है, और सबसे पुराना रेट निकालने वाला मरकज वो लंदन है तेल के निर्ख निकालने वाला। तो वो जो होता है वो कुछ 7-8 वो अपना ब्रिटिश ब्लू ब्लडेड जो हैं वो उस प्राइड की भी तो कॉस्ट वसूल करते हैं ना भाई। तो वो है जी। तो उसके मुताबिक जो है इस वक्त $83 के ऊपर पेट्रोल आया हुआ है, क्रूड ऑयल, और ये 68 तक जाना चाहिए इसको, क्योंकि 68 से ये बढ़ना शुरू हुआ था। $68 फी बैरल। तो $68 फी बैरल तक जब जाएगा तो फिर हम वो जंग से पहले वाले निर्ख जो है उसकी मुतवक्को करेंगे, यानी $265 फी लीटर की।
اس سے پہلے یہ تیل آہستہ آہستہ نیچے کا سفر کرتا رہے گا، اور یہ یکدم نہیں ہوگا کہ ادھر سے جناب معاہدہ ہوا تو ادھر جناب تیل سستا ہو جائے، نہیں۔ اس کے بعد پھر 1 مہینہ انہوں نے دینا ہے ایک دوسرے کو، امریکہ اور ایران نے، اور اس معاہدے کے تحت مختلف کمیٹیاں بننی ہیں، ان کمیٹیوں نے جو ہے وہ ایک دوسرے کو گلے لگانا ہے، اور باقی معاملات جو ہیں جس کے اندر نیوکلیئر کی افزودگی بھی شامل ہے، یورینیم کی، اس کو بھی طے کرنا ہے۔ یہ ساری کمیٹیاں آپس میں بیٹھ جائیں گی دونوں فریقین کی، اور باتیں طے کر کے پھر وڈے صاحب کو بتا دیں گی، تو وڈے صاحب اس کے اوپر پھر پگی بٹھا دیں گے، آہو تو وہ بتا دیں گی، اور وہ 1 ماہ تو پھر ہم لٹکے رہے نا، ٹھیک ہے نا، دھاگے کے ساتھ لٹکے رہے، امید کے دھاگے کے ساتھ لٹکے رہیں گے۔ اس دوران چاچو کریں گے تھوڑے بہت کم، لیکن وہ آپ کہیں کہ 130 یا 120 روپے پہلی سٹے کام کر دیں، وہ کوئی نہیں ہوتا۔ تو آہستہ آہستہ تھوڑا سا وہ اسے 1 ماہ کے اندر آئے گا، تو پھر جب معاہدے پہ دستخط ہو جائیں گے اور عمل درآمد شروع ہو جائے گا، اور آبنہ ہرمز بھی کھل جائے گا، اور جناب ایران بھی مطمئن ہو جائے گا، تو پھر جو ہے ہم دوسرے پہ عمل شروع کر دیں گے۔ تو یوں اگلے کوئی 1.5 سے 2 مہینے کے اندر مجھے یہ جنگ سے پہلے کی قیمتوں پر قیمتیں آتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ یہ میری ذاتی کیلکولیشن ہے یا آبزرویشن ہے، آپ اس سے اتفاق بھی کر سکتے ہیں، آپ اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں، لیکن اختلاف برائے اختلاف کرنے کی بجائے اپنے نقطہ نظر کو دلیل کے ساتھ ضرور واضح کریں، ورنہ آپ کہی جائیں کہ عمران خان کے 3 سال کے اندر مالیات جو ہے وہ سب سے بہتر مینج ہوئی، میں نہیں مانتا، تو نہ من ماما۔ جتنے پاکستان نے اپنی عمر کے اندر قرضے لیے تھے، اس نے 3 سال 7 ماہ 21 دن کے اندر اس کا 78% لیا۔ ہر 5 سال کے بعد پاکستان کے قرضوں کے اندر بیرونی اور اندرونی ملا کے 50% اضافہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو گنتی کروا سکتا ہوں، قرضوں کا سارا جو آغاز ہوا تھا وہ مشرف صاحب کے دور میں بیڑا غرق ہوا تھا، اس سے پہلے اتنے قرضے کوئی نہیں تھے۔ تو پھر ہر 5 سال میں جب حکومت جاتی ہے تو وہ 50% اضافہ چھوڑ کے جاتی ہے۔ پیپلز پارٹی کی آئی اور گئی، قرضوں میں 50% اضافہ کر گئی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پی ایم ایل این کی آئی، قرضوں میں 50% اضافہ کر گئی۔ اس کے بعد اس کی آئی، یہ 100% اضافہ کر کے گیا جی ماما، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جناب اب موجودہ حکومت چل رہی ہے، اب یہ دیکھیے کتنا اضافہ کرتی ہے۔ ان کے تمام تر اضافوں کے باوجود بھی حکومت کا دعویٰ ہے کہ ہمارا قرض جی ڈی پی کے 68% پہ ہے، 68.5% پہ، جبکہ عمران احمد خان نیازی کے دور کے اندر شوکت ترین نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا تھا کہ ہمارا جو ہے وہ 78% آف دا جی ڈی پی ہے۔ یار یہ کھلی باتیں سن کے یہ جہالت پھیلانے پھر آ جاتے ہیں، کیوں آ جاتے ہیں؟ بےعزت ہونے کے لیے، جنونی ہے نا، انہیں بےعزتی کا شوق بڑا ہے، نشہ چڑھتا ہے ان کو بےعزتی کا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔